अगर कोई चीज है जो हम सबको पसंद है तो वो है सीक्रेट्स, या बोले तो राज। तो भाई साहब, आपके रोजमर्रा के सामानों में कुछ शानदार सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, वो भी आपकी नाक के ठीक नीचे। रेशमई ट्रक के पहियों से लेकर एप्पल के टाइटेनियम आईफोन्स की अजीब सच्चाई तक। अपना दिमाग हिला देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अमेजिंग सीक्रेट्स हिडन इन एवरीडे थिंग्स के 10वें एपिसोड में गोता लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ट्रक की तरकीबें। क्या आपने कभी किसी ट्रक को सड़क पर चलते हुए देखा है जिसके कुछ टायर हवा में लटके होते हैं? अब आप सोचेंगे वो शायद एक्स्ट्रा या फालतू टायर होंगे, और सच कहूं तो एक तरह से वो हैं भी, लेकिन पंचर बदलने के लिए बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या होता है कि ये पहिए तब वजन बैलेंस करने में मदद करते हैं जब ट्रक में बहुत भारी सामान लदा होता है। असल में ये कुछ खास एक्सल से जुड़े होते हैं जिन्हें टैग एक्सल्स या लिफ्ट एक्सल्स कहा जाता है। मतलब यार, ट्रक ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से इनको नीचे कर सकते हैं। अब अगर ट्रक में वजन कम है तो ड्राइवर इन एक्स्ट्रा एक्सल्स को ऊपर उठा लेते हैं ताकि गाड़ी घुमाना थोड़ा आसान हो जाए, और हाँ, टोल पर कुछ पैसे भी बच सके, क्योंकि भाई गाड़ी में जितने ज्यादा एक्सल इस्तेमाल होंगे टोल भी उतना ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो ना? एक्सल की गिनती से ही ये भी तय होता है कि एक ट्रक कानूनी तौर पर कितना वजन उठा सकता है, और क्योंकि ज्यादा एक्सल इस्तेमाल करने का मतलब है ट्रक में बहुत ज्यादा वजन है, जिससे सड़क भी ज्यादा खराब होती है। तो बस यही वजह है कि ऐसे ट्रक्स का टोल टैक्स भी ज्यादा होता है। तो भाई साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हो और कुछ कैश बचाना चाहते हो तो बस एक पहिए पर गाड़ी चलाना सीख लो। एकदम पक्का प्लान है ये, तो है ना? पेंसिल की कहानी। पीली स्कूल बस और लाल सेब के साथ साथ ये पीली पेंसिल भी बचपन की पढ़ाई का एकदम क्लासिक सिंबल बन गई है। लेकिन यार, क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये पीली क्यों होती है? देखो, शुरुआत में जो पेंसिलें होती थीं वो प्लम्बागो यानी ग्रेफाइट की छोटी छोटी छड़ों से बनती थीं, जिन्हें लकड़ी की खोखली पट्टियों के बीच में फंसाया जाता था। उस जमाने में पेंसिलों का पेंट सिर्फ इसलिए किया जाता था ताकि उनकी घटिया क्वालिटी वाली लकड़ी चिप सके। बस जो सबसे महंगी और बढ़िया लकड़ी वाली पेंसिलें होती थीं उन्हें बिना पेंट किए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन फिर 1889 में कोहिनूर हार्ट टू माउथ नाम की एक कंपनी ने एक नई और एकदम लग्जरी पेंसिल मार्केट में उतारी, और भाई इसका नाम उस समय के सबसे बड़े हीरे यानी कोहिनूर के नाम पे रखा गया। अब इस आम सी चीज को लग्जरी बताकर बेचने के लिए उन्होंने इसे उसी चमकीले पीले रंग में पेंट किया जिसे आज हम सब पहचानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पीला रंग उस समय के ऑस्ट्रिया हंगरी के काले और पीले झंडे को दिखाने के लिए चुना गया, लेकिन कुछ का मानना है कि इस रंग को चुनना दुनिया भर में अपना भौकाल जमाने का एक तरीका था। बात ऐसी है कि 1800 के दशक में दुनिया का सबसे बढ़िया ग्रेफाइट चीन से आता था, और वहाँ पीला रंग राजघराने और रुतबे की निशानी माना जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि असली पेंसिलों को चमकीला पीला रंग कर ये कंपनी दुनिया को ये जताना चाहती थी कि उनकी पेंसिलें दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। और सच बताऊं तो उनका ये आइडिया एकदम काम भी कर गया। पूरी पेंसिल इंडस्ट्री ने इस बात को नोटिस किया, और देखते ही देखते हर कंपनी कोहिनूर की इस मार्केटिंग वाली सक्सेस को कॉपी करने लग गई और अपनी पेंसिलों को पीला रंगने लग गई। यहाँ तक कि आज भी ऐसा माना जाता है अमेरिका में बिकने वाली कुल पेंसिलों में से लगभग 2/3 पेंसिलें पीले रंग की होती हैं। अब भाई इसे कहते हैं पेंसिल बेचने के गेम को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। फ्रेशनर का फरेब। अब यार, चाहे आप गाड़ी चलाते हो या नहीं, पक्का आपने वो लिटिल ट्रीज वाले कार एयर फ्रेशनर तो देखे ही होंगे, और उनकी वो तेज खुशबू भी सूंघी होगी। ये लिटिल ट्रीज छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस प्लास्टिक कवर का काम सिर्फ इतना है कि खरीदने से पहले फ्रेशनर की खुशबू बाहर ना निकले, लेकिन सच बताऊं तो इस्तेमाल करते वक्त भी इस कवर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने इसे पहले भी कभी यूज किया है तो आपको पता होगा कि जैसे इसे पूरा पैकेट से बाहर निकालो, इसकी खुशबू इतनी ज्यादा तेज होती है यार, सिर में दर्द हो जाता है, और फिर वो खुशबू बहुत जल्दी गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके यूज करने के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई इन पेड़ों को तो पैकेट से बाहर निकालना ही नहीं होता। मतलब कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। असल में इन लिटिल ट्रीज को पैकेट के अंदर ही लटकाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बस हर हफ्ते इसे इंच दर इंच थोड़ा सा बाहर निकालना होता है ताकि इसकी खुशबू धीरे धीरे फैलती रहे। तो फ्रेशनर को बैग से धीरे धीरे बाहर निकालकर आप उसकी खुशबू को कंट्रोल कर सकते हो और लंबे समय तक एक बढ़िया सी हल्की हल्की खुशबू का मजा ले सकते हो। यार सच में ये तो एकदम ट्रीमेंडस या शानदार है कहना। चलो यार मैं चलता हूँ। एप्पल की अजीब बातें।
यार हम सबका एक ऐसा दोस्त तो पक्का होता है जो एप्पल का बहुत बड़ा फैन होता है और हमेशा इसी बात की डींगे हाँकता रहता है कि उसका चमचमाता नया आईफोन पिछले वाले से कितना बेहतर है। तो भाई, जब 2023 में आईफोन 15 रिलीज हुआ तो हमेशा की तरह कैमरा और स्क्रीन ग्राफिक्स के बेहतर होने की बात कही गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही थी कि नया फोन हाथ में पकड़ने पर कितना हल्का महसूस होता है। आईफोन 15 प्रो की सबसे बड़ी खास बात यह थी इसके किनारों पर टाइटेनियम का इस्तेमाल होना, जबकि पहले वाले मॉडल्स में स्टेनलेस स्टील लगा होता था। इस बदलाव की वजह से आईफोन 15 प्रो का वजन घट के 6.6 ऑन्स रह गया, जो कि आईफोन 14 प्रो के 7.2 ऑन्स से थोड़ा सा कम था। अब देखो, इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो 1 ऑन्स से भी कम का ये अंतर काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन सच बताऊं तो ये सिर्फ 9% हल्का है, मतलब लगभग एक AA बैटरी के बराबर। तो फिर यार हर किसी को ये नया आईफोन 15 प्रो बहुत ज्यादा हल्का क्यों लग रहा था? इसके वजन के भ्रम का मुख्य सीक्रेट फिजिक्स के एक छोटे से नियम में छिपा है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या कोणीय द्रव्यमान कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये मापता है कि किसी चीज को मोड़ने या घुमाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर किसी चीज का ज्यादातर वजन उसके सेंटर यानी बीच में होता है तो उसे घुमाना आसान हो जाता है, लेकिन अगर वजन किनारों पर हो तो उसे हिलाने में ज्यादा ताकत लगती है। अब क्योंकि आईफोन का फ्रेम किनारों पर ही होता है, इसलिए वहां के मटेरियल को हल्का करने से फोन को घुमाने फिराने में लगने वाली मेहनत काफी कम हो जाती है। भले ही कुल वजन में कोई बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ना आया हो, आईफोन 14 प्रो से 15 प्रो तक कुल वजन तो सिर्फ 9% ही कम हुआ है, लेकिन इसके लंबे वाली साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग 15% कम हो गया है। मतलब एप्पल के टाइटेनियम यूज करने का सीधा सा असर यह है कि जब आप अपने फोन को आड़ा और सीधा करते हो तो आपको सच में ये अंतर महसूस होता है, और इसी से ये भ्रम पैदा होता है कि फोन असल में बहुत ज्यादा हल्का है। लेकिन यार, चाहे ये बस हमारे दिमाग का कोई प्लेसिबो इफेक्ट हो या फिर सच, मैं तो हर वो चीज लेने के लिए तैयार हूं जिससे मेरे उन लंबे लंबे टिकटॉक और यूट्यूब सेंसेशंस के दौरान मेरी नाजुक कलाइयों पर थोड़ा कम जोर पड़े। वैसे एप्पल के डिजाइन सीक्रेट्स की बात हो ही रही है, तो अगर आप मैकबुक यूज करते हैं तो जरा 1 सेकंड के लिए अपना चार्जर चेक करना। कुछ पुराने मॉडल्स पर एप्पल ने 2 छोटे छोटे फ्लैप्स दिए थे जो बाहर निकल आते थे, ताकि लोग अपनी केबल को एकदम साफ सुथरे तरीके से लपेट सकें। अब ये तो साफ नहीं है कि एप्पल ने खुद ही अपने इस फीचर को क्यों हटा दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस फीचर की वजह से लोग जाने अनजाने में अपनी केबल को बहुत ज्यादा कस के लपेटने लगे थे, जिससे चार्जर खराब होने लगा था। या फिर अगर आप मेरी तरह हैं तो पक्का आपने भी इन फ्लैप्स के साथ इतनी छेड़छाड़ की होगी कि वो टूट के ही गिर गए होंगे। अरे यार, मुझे दोष मत दो, वो सच में बहुत ही मजेदार थे। कप का घोटाला। अगर आप भी उन 63% अमेरिकियों में से एक हैं जो अपने दिन की शुरुआत गर्मा गर्म कॉफी के साथ करते हैं, तो भाई एक बड़े झटके के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका में हर साल लगभग 130 बिलियन सिंगल यूज कप ऐसे ही कचरे में फेंक दिए जाते हैं। पहले के समय में बाहर से ली जाने वाली कॉफी के कप सिर्फ स्टेरोफोम और प्लास्टिक के होते थे, जिन्हें रिसाइकिल करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो सीधे कचरे के ढेर में चले जाते हैं। और यार, हाल के कुछ सालों में प्लास्टिक की जगह पेपर यानी कि कागज के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल होना एक अच्छी बात लगती है, लेकिन मामला जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। सच बताऊं तो इन पेपर कप्स को पेपर कहना ही थोड़ा सा भ्रामक है, क्योंकि अगर कप पूरी तरह से कागज का बना होगा तो उसमें से कॉफी पक्का लीक कर जाएगी। इसीलिए जो पेपर कप फैक्ट्रियों में बनते हैं उन्हें पहले लकड़ी के चिप से बनाया जाता है, फिर ब्लीच किया जाता है और उसके बाद अंदर की तरफ एक पतली सी पॉलीएथिलीन प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई जाती है। लेकिन असली पंगा यहीं पर है, वो थोड़ा सा प्लास्टिक जो पूरे कप का 5% भी नहीं होता। उसकी वजह से इसे रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पेपर कप को रिसाइकिल किया जाता है तो अंदर का प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जो रिसाइकलिंग मशीनों में फंस सकता है या गर्मी से पिघलकर उस रिसाइकिल किए हुए कागज की पूरी क्वालिटी बिगाड़ सकता है। तो मतलब वैसे तो पेपर कप्स को कभी कभी खास कॉफी कप रिसाइकलिंग डस्टबिन के जरिए रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने उन्हें अपने नॉर्मल रिसाइकिल वाले कचरे में डाल दिया तो हो सकता है कि वो पूरे के पूरे कचरे को ही खराब कर दे। आजकल कई कंपनियां सिंगल यूज कप्स को इको फ्रेंडली बनाने के लिए बेहतर कोटिंग्स की तलाश में लगी हुई हैं। इसका एक बढ़िया उपाय ये भी है कि कप को पॉलीलैक्टिक एसिड जैसे नेचुरल और रिन्यूएबल चीजों से बनाया जाए, जो असल में मक्के से बना एक बायोप्लास्टिक होता है और गर्म ड्रिंक्स की गर्मी आराम से झेल सकता है। लेकिन यार, अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में सचमुच इको फ्रेंडली कॉफी का ये सफर अभी बस पक ही रहा है। जैकेट के स्ट्रैप्स का राज। यार, चाहे तुम्हें फैशन का शौक हो या ना हो, तुमने पक्का ऐसे जैकेट्स देखे होंगे जिनके कंधों पर ये छोटी छोटी चपटी पट्टियां या स्ट्रैप्स लगे होते हैं।
हो सकता है तुम्हारे पास खुद भी एक ऐसी जैकेट हो, और अगर तुम भी मेरी तरह हो तो पक्का तुमने भी यही सोचा होगा कि यार ये स्ट्रैप्स तो बस स्टाइल मारने के लिए होते हैं। लेकिन भाई लोग, सच बताऊं, इनका एक बहुत ही असली और काम का मकसद होता है। असल में ये स्ट्रैप्स तुम्हारे बैग को कंधे पर टिकाए रखने में मदद करते हैं, ताकि वो बार बार खिसके नहीं। और तो और ये तुम्हें चोर और चक्कों से भी बचा सकते हैं। अब आज की जनरेशन को शायद लगे कि ये कोई नया फैशन हैक है, लेकिन सच तो ये है कि ये शोल्डर स्ट्रैप्स हमेशा से बहुत काम के रहे हैं। इन्हें एपोलिट्स कहा जाता है और शुरुआत में इन्हें सेना की वर्दी पर लगाया जाता था। इनका काम सैश और उन सजावटी चीजों को अपनी जगह पर टिकाए रखना था जो एक सैनिक की रैंकिंग दिखाते थे, और साथ ही साथ ये बैग्स को भी सुरक्षित रखते थे। तो मतलब जो चीज फौजियों की वर्दी के एक जरूरी हिस्से के तौर पर शुरू हुई थी, वो आज इंटरनेट का एक आसान सा फैशन हैक बन गई है। ओ भाई, समय कैसे बदल जाता है ना। सीढ़ी के सीक्रेट्स। यार, अगर तुमने कभी घर में कोई रिपेयरिंग का काम किया है तो तुमको पता होगा कि जब तुम सीढ़ी के ऊपर होते हो तो तुम्हारे दोनों हाथ कितने भारी होते हैं। कभी पेंट ब्रश, कभी हथौड़ा, तो कभी कीले। इन सबको एक साथ संभालने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि असल में तुम्हारी नाक के ठीक नीचे छोटे छोटे मददगारों की एक पूरी फौज छिपी होती है। ध्यान से देखना, कई स्टेप लैडर्स के सबसे ऊपरी हिस्से में अलग अलग तरह के छेद बने होते हैं, और वहां सिर्फ तुम्हारी सुविधा के लिए होते हैं वो। भाई, इन छेदों को खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि तुम अपना स्क्रू ड्राइवर, हैंड ड्रिल और बाकी औजार वहीं पर फंसा सको जहां तुम्हें उनकी जरूरत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ टिकटॉक यूजर जेएम गैटोर ने करके दिखाया। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें काम करते वक्त अपना सामान उठाने के लिए बार बार सीढ़ी से ऊपर नीचे नहीं चढ़ना पड़ेगा, और तो और इससे सारी चीजें अपनी जगह पर सेफ रहती हैं, ताकि तुम्हारे औजार नीचे ना गिरे और किसी के सर पर लगकर कोई बड़ा हादसा ना कर दे। तो अगली बार जब तुम घर के किसी काम के लिए अपनी सीढ़ी निकालो तो जरा चेक करना कि तुम्हारे पास कौन कौन से काम के छेद मौजूद हैं। पोनी की डरावनी कहानी। यार, पहली नजर में ये प्लास्टिक की पोनी, जिसकी एक मस्त सुनहरी पूंछ है, किसी भी दूसरे नॉर्मल खिलौने जैसी लगती है। लेकिन भाई साहब, जैसे ही तुम इसको खोलते हो ना, मामला एकदम डरावना हो जाता है। एकदम सही सुन रहे हो तुम। इस पोनी की पूंछ असल में एक सिर कटी गुड़िया के सिर से जुड़ी हुई है। लेकिन आखिर ये चीज यहाँ पहुंची कैसे भाई? खैर, पहला हिंट तो यही है कि ये टूटी फूटी छोटी पोनी देखने में मेड इन चाइना लगती है। चीन में बनने वाले बहुत से सस्ते प्लास्टिक के खिलौनों में पैसा बचाने के लिए पुराने माल को रिसाइकिल किया जाता है, जिसमें कभी कभी पुराने और टूटे हुए खिलौनों के पुर्जे भी डाल दिए जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि हमें एक ऐसे अजीबोगरीब मिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे डायपर से बनी रस्सियां, शतरंज के मोहरों के अंदर पासे, और यहाँ तक कि पासे के अंदर एक और पासा। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो यार, बेकार चीजों को रिसाइकिल करना तो सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा ही है, लेकिन भाई इसमें कुछ सीरियस पंगे भी हैं। बिना ठीक से साफ किए और प्रोसेस किए ये मिक्स किए हुए प्रोडक्ट्स तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्वालिटी तो घटिया होती है, और क्योंकि ये बातें कस्टमर को कभी बताई नहीं जाती, इससे लोगों का भरोसा टूट जाता है। और हैरानी की बात यह है कि ये किसी भी कंपनी ने आज तक इस तरह की डरावनी चीजों पर कोई बयान नहीं दिया। तो भाई, अगर तुम्हारी चाइनीज बास्केटबॉल फट के खुल जाए ना, और उसके अंदर से एक सॉकर बॉल निकले, और उसके अंदर से एक सॉफ्ट बॉल, और उसके अंदर से एक टेनिस बॉल और गोल्फ बॉल, तो भैया ज्यादा हैरान मत होना। लाइटर का राज। यार, हम सब ऐसे आविष्कारों की बड़ी तारीफ करते हैं जो असल जिंदगी की किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे कि वो लंबी गर्दन वाले मल्टीपर्पज BIC लाइटर, जिन्हें उन मुश्किल जगहों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है जहां नॉर्मल लाइटर भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन भाई, इसके अंदर की सच्चाई तुम्हें सच में चौंका देगी। हर एक मल्टीपर्पज BIC लाइटर के अंदर एक ट्रिगर से जुड़ा हुआ एक और नॉर्मल साइज का लाइटर जैसा कुछ छिपा होता है। असल में इसमें एक ब्यूटेन गैस का टैंक होता है, जिसमें आग जलाने वाली गैस भरी होती है, और ये दिखने में बिल्कुल किसी रेगुलर लाइटर जैसा लगता है। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि ये टैंक कोई रेगुलर BIC लाइटर ही है, बस उसके ऊपर के फालतू हिस्से हटा दिए गए हैं, और ये काम भी बिल्कुल वैसे ही करता है। अब क्योंकि BIC कंपनी वैसे भी ये सारे आग जलाने वाले आइटम बनाती है, तो अपनी खास चीजों के अंदर अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स का इतनी चालाकी से दोबारा इस्तेमाल करना यार सच में तारीफ के काबिल है। चलो भाई, अपने लाइटर हवा में उठाओ। सीरियल के सीक्रेट्स। यार, जब खाने पीने की चीजों की बात आती है तो हम सब यही सोचते हैं कि जो नाम है वही सच होगा, लेकिन असल में ऐसा हमेशा नहीं होता। अब हनी नट चीरियोज को ही ले लो।
जो कि दुनिया के सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट सीरियल्स में से एक है। क्या आप यकीन करोगे कि इसमें एक भी असली अखरोट या नट नहीं होता? जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। मतलब यार, इसके नाम में सचमुच नट होने के बावजूद इसमें दूर दूर तक कोई नट्स नहीं होते। देखो, जब ये 1979 में पहली बार मार्केट में आए थे, तब हनी नट चीरियोज में सच में पिसे हुए बादाम हुआ करते थे। लेकिन फिर 2006 में जनरल मिल्स कंपनी ने चुपके से पूरी रेसिपी बदल डाली और असली नट्स की जगह नेचुरल बादाम फ्लेवर डाल दिया। और भाई साहब, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बादाम फ्लेवर असल में आड़ू और खुबानी की गुठलियों से आता है, क्योंकि इनमें बेंजाल्डिहाइड नाम का एक केमिकल होता है जो बिल्कुल बादाम जैसा हल्का कड़वा स्वाद देता है। अब आप सोचेंगे कि इतने पॉपुलर सीरियल से नट्स को हटाना शायद उन लोगों के लिए किया गया होगा जिन्हें नट्स से एलर्जी है। लेकिन सच बताऊं तो जनरल मिल्स ने ये किसी दया या एलर्जी वालों की चिंता में नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए किया था। होता क्या है कि जब आड़ू और खुबानी को प्रोसेस किया जाता है तो उनकी गुठलियों को एकदम बेकार कचरा माना जाता है। इसलिए ये असली पिसे हुए बादामों के मुकाबले में थोड़ा कौड़ियों के भाव में मिल जाते हैं। और तो और यार, आड़ू और खुबानी असल में बादाम के ही करीबी रिश्तेदार हैं, और जिन लोगों को नट्स से बहुत ज्यादा एलर्जी है उन्हें इससे भी तगड़ा रिएक्शन हो सकता है। तो बॉस, अगर आपको नट्स से एलर्जी है तो हनी नट चीरियोज को खाना आज भी एक बेवकूफ़ी ही है, भले उनमें रेसिपी का कोई नट्स ना हो। लेकिन रुक जाओ, जनरल मिल्स अकेले सीरियल वाले धोखेबाज नहीं है भाई। आपको याद है जब आप छोटे थे और डब्बे में से चुन चुनकर अपने फेवरेट फ्लेवर वाले फ्रूट लूप्स निकालते थे? खैर, आज सुबह शायद आप अपना नाश्ता छोड़ना चाहें, क्योंकि मैं आपको आपके बचपन से जुड़ी एक ऐसी खबर देने वाला हूँ जो कि सच में आपका दिमाग हिला देगी। जैसा कि हम सबको पता है, फ्रूट लूप्स में लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी और कभी कभी नीले रंग के छल्ले होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कहाँ से खरीद रहे हो। सच सच बताना, आपने भी शायद हरे रंग को अलग अलग चखा होगा, ये सोचकर कि यार सबका स्वाद अलग अलग है। लेकिन भाई लोग, असलियत तो यह है कि हर एक लूप का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है, चाहे उसका रंग कोई भी हो। और पता है, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मतलब 1963 में जब से बने हैं, तब से हर लूप पर सिर्फ एक ही सिंगुलर ट्रॉपिकल फ्रूट फ्लेवर की परत चढ़ाई जाती है। बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए हर लूप में थोड़ा थोड़ा अलग फूड कलर डाल दिया जाता है, ताकि हमें लगे कि सबका स्वाद अलग है। तो बचपन में वो जो हम अपने फेवरेट कलर को छांटने में इतनी मेहनत करते थे ना, एकदम समय की बर्बादी थी यार। धिक्कार है तुम पर। ट्रूकन सैम, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था यार। शांति बढ़ाओ। अगर आप रेगुलर गाड़ी चलाते हैं तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि आजकल कई नए गैस स्टेशन के पंपों में छोटी छोटी स्क्रीन लगी होती हैं। और यार, वो बहुत ही तेज और परेशान करने वाली ऐड, Wash your car every day, anytime, for one low price. GSTV की वो चुभने वाली चेडर न्यूज, Hello everyone, this is Cheddar News. या उससे भी बुरा इलेक्शन के प्रचार दिखाती रहती हैं। Partnered with Gas Station TV to celebrate my presidential campaign. For a limited time, when you order a meatball sub inside, you'll also receive a free "I'm voting for Ron DeSantis and I eat at the gas station" t-shirt. So if you're a true American patriot who likes to chow down on road meat, please buy my meatballs, wear my shirt, and help me defeat the woke mind virus. ठीक है, मान लिया कि वो आखिरी वाला टिकटॉकर लियो क्रिस्टोकलर का बनाया हुआ एक मजेदार डीप फेक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन विज्ञापनों को हमेशा के लिए म्यूट करने और शांति से अपनी गाड़ी में तेल भरवाने का एक तरीका है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखो, करना क्या है, टीवी वाले इन ज्यादातर गैस पंपों में दोनों तरफ 4-4 बटन दिए होते हैं। आपको बस दाईं तरफ से ऊपर से दूसरे बटन को खोजना है। अगली बार जब भी आपको गैस पंप के ऐड की वो चुभने वाली आवाज सुनाई दे, तो बस इस बटन को जोर से दबा दो और जादू देखो, विज्ञापन एकदम म्यूट। अब वैसे तो ये सीक्रेट बटन गैस पंप को म्यूट करने का सबसे कॉमन तरीका है, लेकिन यार, पंप बनाने वाली कंपनी के हिसाब से ये तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कभी कभी नीचे दाईं ओर वाला बटन भी काम कर जाता है। और हाँ, कुछ टच स्क्रीन वाले पंप्स तो उनमें मेन्यू भी होता है भाई, जहाँ से आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप किसी ऐसे गैस स्टेशन पर भी पहुंच सकते हैं जहां कर्मचारियों ने खुद ही म्यूट बटन पर लेबल लगा दिया हो। अब बस एक ही सवाल बचता है यार, कि आखिर बाकी बटन क्या करते हैं? अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। मापे हुए रहस्य। यार, ये मामूली सा मेजरिंग टेप घर के हर छोटे मोटे सुधार वाले काम का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इंच और सेंटीमीटर के अलावा कुछ अजीब से निशान भी दिखेंगे, जिन पर शायद आपने पहले कभी गौर नहीं किया होगा। जैसे कि आपको एक गोल घेरे में रोमन नंबर दिख सकता है, जो उस मेजरिंग टेप की एक्यूरेसी क्लास यानी सटीकता के बारे में बताता है। होता क्या है कि मार्केट में आने से पहले कुछ मेजरिंग टेप्स का एक टेस्ट होता है। इसमें उनकी गलती की गुंजाइश के हिसाब से उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है।
क्लास 1 वाले टेप सबसे सटीक होते हैं और इनमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर साइंटिफिक रिसर्च या सिविल इंजीनियरिंग जैसे भारी कामों में होता है और हाँ, इसी वजह से ये सबसे महंगे भी होते हैं। क्लास 2 वाले मेजरिंग टेप आपको हर जगह आसानी से मिल जाएंगे। इनकी सटीकता मीडियम लेवल की होती है, जो रोजमर्रा के कामों या DIY प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अब बात करें क्लास 3 मेजरिंग टेप की, तो इनमें गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा होती है। ये उन कामों के लिए बेस्ट हैं जहां आपको एकदम सटीक माप नहीं चाहिए, जैसे कि बहुत बड़े इलाके की लैंडस्केपिंग या नापतोल करना। और सुनो, अगर आपके टेप पर कोई रोमन नंबर नहीं है तो समझ लो कि उसकी सटीकता का कोई टेस्ट ही नहीं हुआ। वैसे इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है जब तक कि आपको कोई एकदम परफेक्ट माप नहीं चाहिए हो, जैसे कि अपने टिंडर बायो में लिखने के लिए आपकी हाइट नापना। टेंशन मत लो दोस्त, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी 6 फीट वाली हाइट असल में 1 फुट कम है। अमेरिका और कनाडा में मेजरिंग टेप पर एक और निशान बहुत ही कॉमन है और वो है ये अजीब से दिखने वाले काले हीरे, जिन्हें ट्रस्ट मार्क्स कहा जाता है। ये हरे टेप पर एक तय दूरी पर छपे होते हैं ताकि काम करने वालों को दीवारों के स्टड या छत के फ्रेम जैसी जरूरी चीजों को एकदम बराबर दूरी पर लगाने में मदद मिल जाए। ज्यादातर ये निशान 16 इंच या 19.2 इंच की दूरी पर होते हैं। ये दोनों इंडस्ट्री के हिसाब से अप्रूव्ड दूरियां हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी इमारत की मजबूती बनाए रखने के लिए किया जाता है। भाई लोग, लड़कियों को तो भूल जाओ। सच तो ये है कि हीरे असल में एक बिल्डर के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पैडल का पावर। यार, कभी सोचा है कि टेबल टेनिस के पैडल में हमेशा एक साइड लाल और दूसरी साइड काली ही पट्टी क्यों होती है? देखो, ये सिर्फ कोई स्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि इसे गेम में चीटिंग रोकने और फेयर प्ले बनाए रखने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। असल में पिंग पोंग पैडल के दोनों तरफ अलग अलग तरह का रबर लगा होता है जो गेंद के टकराने पर एकदम अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ज्यादातर एक नॉर्मल पैडल में अलग अलग खेलने के स्टाइल के लिए 2 अलग रबर होते हैं, एक आक्रामक यानी ऑफेंसिव और दूसरा रक्षात्मक यानी डिफेंसिव। तो भाई, पुरानी गेम स्ट्रेटेजी के हिसाब से लाल साइड में तेज रबर होता है जो आक्रामक खेल के लिए बेस्ट है और काली साइड में थोड़ा धीमा रबर होता है जो बचाव या डिफेंसिव खेल के काम आता है। वैसे देखा जाए तो रबर की स्पीड उसके स्पंज की मोटाई और हार्डनेस पर डिपेंड करती है। सख्त और मोटे रबर से बहुत तेज शॉट निकलते हैं, जबकि मुलायम और पतले रबर से थोड़े धीमे और कंट्रोल वाले शॉट लगते हैं। पुरानी बात करें तो पहले के पेशेवर खिलाड़ी अपने पैडल के दोनों तरफ अलग अलग रबर लगा सकते थे और मजे की बात यह थी कि दोनों साइड का रंग भी एकदम सेम हो सकता था। इनसे होता यह था कि खिलाड़ी गेम के बीच में ही अपना पैडल चालाकी से घुमा लेते थे, जिससे सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि कौन सी साइड इस्तेमाल हुई है और अब बॉल कैसे स्पिन करेगी। मतलब ये तो किसी ऐसे जादूगर के साथ खेलने जैसा था जो बार बार अपनी ट्रिक बदल दे। सोचो यार, कितना फ्रस्ट्रेटिंग और गलत था। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक चीनी खिलाड़ी काई झेनुआ एक ही रंग वाले पैडल को इतनी तेजी से घुमाता था कि सामने वाले हमेशा धोखा खा जाते थे। वो अपने शॉट्स को मिक्स करने में इतना बड़ा उस्ताद था कि उसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता था। इसलिए यार 1985 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने बीच में आकर ये नियम बना दिया कि टूर्नामेंट वाले पैडल का एक हिस्सा लाल और दूसरा काला होना ही चाहिए। इस तरह सामने वाला खिलाड़ी साफ देख सकता था कि पैडल का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और बॉल कैसे आएगी। इससे गेम काफी फेयर और मजेदार हो गया। फिर 2021 में ITTF ने पैडल के लिए 4 और नए रंगों को भी पास कर दिया, नीला, हरा, गुलाबी और बैंगनी, जो अलग अलग शेड्स में आते हैं। लेकिन एक नियम अभी भी वही है, पैडल का एक हिस्सा हमेशा काला ही होना चाहिए ताकि कलर ब्लाइंड खिलाड़ियों को भी आसानी से रंग में फर्क पता चल सके। हालांकि अलग अलग रंग गेम को फेयर बनाने के लिए रखे गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी इन रंगों का फायदा उठाना जानते हैं। इन सख्त नियमों से बचने के लिए खिलाड़ी अक्सर अपने रबर का रंग अपनी यूनिफॉर्म या किट से मैच कर लेते हैं ताकि गेम के दौरान रंग का फर्क कम दिखे और वह आसानी से अपने विरोधी को कंफ्यूज कर सकें। सच में यार, किसने सोचा था कि खेल में इतने छोटे से टूल में इतना तगड़ा दिमाग लगाया जाता है। क्या साबी? अगर आपने कभी सुशी खाई है तो पक्का आपने वो तीखा सा हरा पेस्ट जरूर चखा होगा जिसे लोग वसाबी कहते हैं। लेकिन भाई लोग, जो बात शायद आप नहीं जानते वो ये है कि आपने चाहे कितनी बार सुशी खाई हो, सच तो ये है कि आपने शायद आज तक असली वसाबी चखी ही नहीं है। मतलब यार, अमेरिका में बिकने वाली 99% वसाबी एकदम नकली होती है। और तो और खुद जापान में भी लोग जो वसाबी खाते हैं उसमें से सिर्फ 5% ही असली माल होता है। तो आखिर माजरा क्या है भाई? देखो, असली जापानी वसाबी, जिसे वसाबिया जैपैनिका भी कहते हैं, उसे उगाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इसे उगाने की शर्तें बहुत ही खास होती हैं। यह पौधा जापान के नमी वाले और ज्यादातर छायादार पहाड़ी झरनों के किनारे उगता है।
इसे एकदम साफ और ठंडे पानी की लगातार सप्लाई चाहिए होती है और तापमान भी हमेशा 45 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखना चाहिए। और इसके ऊपर से वसाबी को भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब अगर इसे बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ लगाया जाए तो इस पौधे में बहुत जल्दी बीमारी और कीड़े लग जाते हैं। अब यार इसको उगाना इतना मुश्किल है कि इसे बड़ा होने में भी सालों लग जाते हैं। इसी वजह से असली वसाबी बहुत ही महंगी होती है। इसकी कीमत 2.2 पाउंड के लिए $160 तक जा सकती है। तो फिर हम आखिर खा क्या रहे हैं? खैर, आपके सुशी के डब्बे में जो हल्का हरा पेस्ट होता है ना, वह असल में यूरोपिया सहजन यानी हॉर्सरेडिश और सरसों का मिक्सचर होता है। इसका स्वाद बिल्कुल वसाबी जैसा लगता है और इसमें बस थोड़ा सा हरा फूड कलर मिला दिया जाता है। क्या तीखा सीक्रेट है ना यार। माफ करना, वसा मेरा मतलब है सहजन गलत गले में चला गया। संतरों का धोखा। यार जब भी तुम ताजे फलों और सब्जियों के बारे में सोचते हो तो पक्का तुम्हारे दिमाग में किसी सुपरमार्केट का वो एकदम कलरफुल और मस्त सा सेक्शन आता होगा। लेकिन भाई लोग, तुम्हें ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो ताजे फल हम रोजाना खाते हैं ना, उनके उस एकदम परफेक्ट और रंगीन लुक का कुदरत से कम और कंपनियों की चालाकी से ज्यादा लेना देना है। सुपरमार्केट में एकदम परफेक्ट पिरामिड की तरह सजे हुए जो संतरे हम देखते हैं ना, असल में वो बिल्कुल भी नारंगी नहीं होते। वो बस एक छोटी सी चालाकी की वजह से ऐसे दिख रहे होते हैं, जो उन्हें मार्केट में लाने से पहले की जाती है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनियों के लिए संतरों के छिलकों को आर्टिफिशियल तरीके से रंगना एकदम आम बात है, ताकि उन्हें और ज्यादा नारंगी दिखाया जा सके। लेकिन ऐसा क्यों? खैर, सच तो यह है कि सारे संतरे अपने आप उन चमकीले फ्लोरोसेंट जूस बॉल्स की तरह नहीं उगते जिन्हें हम जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंदर से पूरी तरह पके होने के बावजूद संतरों के छिलके का रंग बहुत ही अलग अलग होता है, जो हमारे जाने पहचाने चमकीले नारंगी से लेकर पीले और यहाँ तक कि हरे रंग का भी हो सकता है। देखो क्या होता है, संतरों में क्लोरोफिल नाम का एक हरा केमिकल होता है जो वो सूरज की रोशनी से खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और संतरे के छिलके में कितना हरा रंग होता है, ये सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी तेज धूप मिल रही है। खास तौर पर बहुत गर्म जगहों पर संतरे खुद को सूरज की तेज गर्मी से बचाने के लिए और ज्यादा क्लोरोफिल बनाते हैं ताकि वो सूखने से बच सके, और इसी चक्कर में संतरा हरे रंग का हो जाता है। अब मौसम और रखने की जगह के हिसाब से ये हरा रंग धीरे धीरे कम होता है, इसलिए संतरों को वो एकदम पानी ला देने वाला चमकीला नारंगी रंग देने के लिए उन्हें दुकानों पर भेजने से पहले आर्टिफिशियल डाई या रंग से ट्रीट किया जाता है। इस खास फूड सेफ डाई को सिट्रस रेड नंबर 2 कहा जाता है, जिसे सिर्फ संतरों के छिलकों को रंगने के लिए ही बनाया गया था। पेड़ से तोड़ने और पैकिंग सेंटर में लाने के बाद जिन संतरों का रंग एकदम फैंटा जैसा नहीं होता, उन्हें इस डाई में डुबाया या स्प्रे किया जाता है। लेकिन याद रहे, सिर्फ छिलकों को ही ये रंग मिलता है। तुम इसे संतरों का एक क्विक स्प्रे टैनिंग सेशन समझ लो। अब वैसे तो दुकानों में इन रंगे हुए संतरों पर अलग से कोई स्टिकर लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनियों को उन बड़े थोक वाले डब्बों पर ये बात साफ साफ लिखनी पड़ती है कि जो कस्टमर्स के सामने रखे जाते हैं। वैसे अमेरिका में सभी संतरों को नहीं रंगा जाता, और ये सिट्रस रेड नंबर 2 का केमिकल तो कैलिफोर्निया और एरिजोना में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि लोगों को शक है कि इससे कुछ खास तरह का कैंसर हो सकता है। इस केमिकल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फ्लोरिडा में किया जाता है, जो शायद उन सब अजीबोगरीब फ्लोरिडा मैन की पागलों वाली हरकतों का राज खोलता है। भाई, ये उन संतरों के केमिकल्स का ही कमाल है। लेकिन सीरियसली यार, फलों के साथ होने वाला ये धोखा और साथ ही सेबों को लंबे समय तक फ्रेश दिखाने के लिए उन पर खाने वाली वैक्स या मोम की पॉलिश करना, ये साफ दिखाता है कि कैसे हमारे इंडस्ट्रियल फूड सिस्टम ने चुपके से हमारी ये सोच ही बदल दी है कि हमारा खाना कैसा दिखना चाहिए। और सच कहूं तो ये बात हजम करना बहुत ही मुश्किल है। इस सीरीज के पूरे 10 एपिसोड देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये सीरीज बनाने में सच में बहुत ही मजा आया। भाई लोग, क्या आप रोजमर्रा की चीजों से जुड़े किसी ऐसे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो जो हमने अब तक मिस कर दी हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, ताकि हम इस मजेदार सिलसिले को आगे भी जारी रख सकें। और देखने के लिए शुक्रिया।